जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू नॉलेज। तो चलिए आज क्लास 10th के हाइड्रोकार्बन चैप्टर का कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर, जिसको हम लोग जनरली हाइड्रोकार्बन चैप्टर बोलते हैं, तो इससे हम लोग आज कितना 25 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। ठीक है, देखिए आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि एसिटिक अम्ल का आईपीएक नाम क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन में किसी एक को क्या करना है, टिक आउट करना है। तो इसका हम क्या करें, सोल्यूशन करेंगे। बोला क्या एसिटिक अम्ल का आईपीएक नेम क्या होता है। तो सबसे पहली बात देखिए कि आपका एसिटिक अम्ल है, एसिटिक एसिड क्या बोला, एसिटिक अम्ल, इसका जो है IUPAC नेमिंग करने के लिए बोल रहा है। तो एसिटिक अम्ल आपका क्या होता है, CH3COOH। ठीक, तो यहाँ आप टोटल कार्बन की संख्या कितना है, दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इथेन, और COOH ग्रुप के लिए क्या लग जाएगा, ओइक एसिड। ठीक, तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए है मीथेन ओइक एसिड, ऑप्शन बी है प्रोपेन ओइक एसिड, और ऑप्शन सी है इथेन ओइक एसिड, और ऑप्शन डी है टार्टिक एसिड। तो इसका क्या हो जाएगा, इथेन ओइक एसिड। इथेन ओइक एसिड कितना नंबर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। बोले क्या, क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे, क्लोरोमीथेन का जो सूत्र होता है, देखिए वो CH3Cl होता है। क्या होता है, CH3Cl। ये आपका ये क्या हो जाएगा, क्लोरो, और ये एक कार्बन है तो क्या, मीथ, हर जगह सिंगल बॉन्ड यूज होगा तो क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। अब इसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ है, CH4 CH3Cl CH2Cl2, और ऑप्शन नंबर डी C2H4। तो इसका कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 में टोटल कितने सहसंयोजक बंधन है। तो आपका प्रोपेन जो है, प्रोपेन क्या होता है, C3H8। बोले प्रोपेन में कितने सहसंयोजक बंधन है। तो देखिए मैं सहसंयोजक बंधन निकालने का आप लोग को ट्रिक्स का तरीका क्या बता दिए हैं। कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या को ऐड कर देना है, उससे घटा देना है। ठीक, तो देखिए कार्बन की संख्या 3 है और हाइड्रोजन की संख्या 8 है, इससे 1 घटा देंगे। 8 और 3 क्या हो जाएगा, 11, 11 से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10। तो इसका जो है ना C3H8 का टोटल सहसंयोजक बंधन कितना हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। अब उसी तरह C4H12 अगर दे दे, C4H10 दे दे, अगर बोलेगा कि इसका सहसंयोजक बंधन कितना हो जाएगा, तो कार्बन की संख्या को और हाइड्रोजन की संख्या को जोड़ना है, 4 + 10 - 1। मतलब क्या, अल्केन ग्रुप का अगर सहसंयोजक बंधन निकालने के लिए बोले तो कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या को जोड़ के 1 घटा देना है। ये दोनों को आप जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 10 और 4 14, 14 से 1 घटा दोगे कितना बचेगा, 13। तो C4H10 का सहसंयोजक बंधन कितना बनेगा आपका, 13 बनेगा। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 7 सहसंयोजक बंधन, ऑप्शन बी दिया हुआ है 8 सहसंयोजक बंधन, ऑप्शन सी दिया हुआ है 9 सहसंयोजक बंधन, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है क्या, 10 सहसंयोजक बंधन। तो इसका कितना सहसंयोजक बंधन बनेगा, 10 सहसंयोजक बंधन बनेगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान दीजिएगा। एक्वा रज्जा क्या होता है आपका, बोल रहा है NH3, इसको बोला जाता है कि एक्वा रज्जा। अब इसमें क्या बोल रहा है, एक्वा रज्जा किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, क्या बोल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, बोला कि इसका अनुपात बताना है आपको। तो देखिए हाइड्रोजन कितना है टोटल आपका, 3, और नाइट्रोजन कितना है आपका, 1। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1। ठीक है, देखिए माथा पीछे ज़्यादा नहीं करना है, क्वेश्चन को समझना है, धीरे धीरे समझना है, उसके बाद ऑप्शन में क्लियर करना है। तो NH3 जो है आपका, देखिए NH3 ये आपका एक्वा रज्जा, इसको बोल रहा है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, हाइड्रोजन 3 है और नाइट्रोजन कितना, 1। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1। जहाँ है वही वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में जा रहा है, बोला कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन बनाता है। इसको याद रखना पड़ेगा आपको, अवायवीय श्वसन बनाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन किसमें है। सरलतम हाइड्रोकार्बन, क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 है। बोले सरलतम हाइड्रोकार्बन किसमें है, CH4 मीथेन में है, ऑप्शन नंबर बी इथेन में है, C2H6, ऑप्शन सी प्रोपेन में है, C3H8, ऑप्शन डी ब्यूटेन में है, C4H10।
सरलतम मतलब क्या होता है? सरलतम मतलब सरल, सबसे कम हाइड्रोकार्बन किस में, इसमें आता है कि नहीं आता है? CH4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? CH4। अगर ये क्वेश्चन अगर हल्का घुमा देता आपका, अगर बोलता है क्या कि अधिकतम हाइड्रोकार्बन किस में है, तो अधिकतम हाइड्रोकार्बन किस में है? C4H10 में है। ये चारों ऑप्शन में। ठीक, आपका क्या क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 7 में आ रहा है, बोला कि इथिलीन में हम आपको क्या क्लास में, क्या ऑफलाइन में हम बताए थे क्या, जब क्लास कर रहे थे, कि इथिलीन में एथिलीन का सूत्र क्या होता है? C2H4। ठीक, इथिलीन होता है ये, इसको बोला जाता है क्या, फिर लिख रहे हैं हम इसको, और C2H2 इसको बोले थे हम क्या? एसिटिलीन। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में तो रहता ही है क्लास 10 का। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है आपका कि C2H4 और C2H2 इसको बोला जाता है इथाइलिन, और इसको क्या बोला जाता है? एसिटिलीन। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला? एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है जिसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितना होगा? देखिए इसमें क्या करना है आपको, देखिए सिंगल बॉन्ड अगर रहता है, क्या रहता है? अगर सिंगल बॉन्ड अगर रहता है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और अगर डबल बॉन्ड रहता है तो क्या एक सिग्मा बॉन्ड रहता है और एक पाई बॉन्ड होता है। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड रहता है। डबल बॉन्ड में क्या हो जाता है? एक सिग्मा बॉन्ड रहता है और एक पाई बॉन्ड होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड अगर रहेगा तो एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा और 2 पाई बॉन्ड रहेगा। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड में क्या रहेगा? एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा और 2 पाई बॉन्ड रहेगा। ठीक है, ये नोट करके लिखिएगा इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या बोला? अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है जिसमें इथिलीन आपका क्या? C2H4 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और एक H इधर और एक H इधर, ये क्या हो गया आपका? इस इथिलीन। ठीक है, एथिलीन में बोला कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या मौजूद है? देखिए डबल बॉन्ड अगर है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बता दिया आप लोग को, क्या डबल बॉन्ड रहने पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। तो इसका ऑप्शन वहाँ पे आपको टिक आउट करना है जहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। बताइए इथाइलिन में क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा कितना? एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। बोला कि ईथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है? तो वही वाला कंसेप्ट आपको लगाना, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला? ईथेन C2H6, बोले इसमें टोटल सहसंयोजक बंधन कितने हैं? कार्बन की संख्या कितना है? 2। हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 6। और इससे क्या करना है? 1 घटा देना है। 6 और 2 8, और 1 निकल गया, कितना बचेगा? 7। तो C2H6 बोले तो ईथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है? 7 सहसंयोजक बंधन है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? ये 9 बोल रहे क्या? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है? तो सहसंयोजक बंधन निकालने के लिए कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 4, इससे क्या करना है? 1 घटा देना है, कितना बचेगा? 4। तो इसका सहसंयोजक बंधन कितना है? 4। मीथेन में अगर कहीं पे भी अगर 4 ऑप्शन देखना है आपको सहसंयोजक बंधन का, तो वहीं पे उसका क्या टेक आउट कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि नाइट्रोजन अणु बोल रहा है, तो क्या ये नाइट्रोजन ये अगर एन लिखेंगे इस तरह तो ये आपका एटम है। अगर बोलेगा अणु, तो अणु मतलब क्या होता है कि जब एटम जो है ना बार बार कम्बिनेशन करता है, जुड़ता है, उसको क्या बोला जाता है? अणु कहा जाता है। तो ये क्या हो जाता है? N2। ये आपका क्या है? अणु है। अणु उसको भी बोल सकते हैं जब 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करता है, तो उसको क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। तो ये आपका नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के बीच जो है ना त्रिबंधन होता है। क्या होता है? त्रिबंधन इस अणु के बीच में। तो N2 अणु के बीच में त्रिबंधन का प्रयोग होता है। तो बोलते हैं नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु के अंदर जो है 3 सहसंयोजक बंधन है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में 3 नंबर है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला? CnH2n+2 किसका आणविक सूत्र है? 11 नंबर है। देखिए एल्केन का जो है, एल्केन का आणविक सूत्र होता है क्या? CnH2n+2 होता है। ठीक, तो बोला कि CnH2n+2 किसका आणविक सूत्र है? तो ये किसका? अल्केन का आणविक सूत्र है। और एल्कीन का होता है क्या? CnH2n, और अल्काइन का होता है क्या? CnH2n-2। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या बोल रहा है? ऊर्जा। बोले ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? देखिए ऊर्जा को याद रखिएगा 12 नंबर में। ऊर्जा बोले तो आपका क्या? एनर्जी।
एनर्जी का जो एसआई मात्रक होता है ये जूल होता है, ठीक है। क्या होता है? जूल होता है। और एक जूल बराबर कितना होता है? एक न्यूटन बराबर कितना होता है? ठीक है। तो ये सब जितना भी सारा है इसको आप किस में, फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक। मगर एक आ गया इसलिए मैं आपको बता दिया। उसके बाद आपका क्या क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका जो है नाभिकीय ऊर्जा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि बेंजीन का अणुसूत्र है, बोले बेंजीन हो जाए, बेंजीन का अणुसूत्र जो होता है 14 नंबर, बेंजीन जो होता है, बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है, ठीक है। बेंजीन का अणुसूत्र याद रखिएगा क्या होता है, C6 होता है। और बेंजीन का स्ट्रक्चर किस तरह होता है आपका? इस तरह होता है। ये क्या आपका बेंजीन का अणुसूत्र होता है, ठीक। इसमें हाइड्रोजन सब दर्शा दीजिएगा। ये क्या बन गया आपका? बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन का आणविक सूत्र जो होता है वो C6H6 होता है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि निम्न में किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? बोल रहा है क्या निम्न में, मतलब नीचे दिया गया ऑप्शन है तो उस ऑप्शन में बोल रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है क्या कि कौन ऐसा ऑप्शन है नीचे में जो त्रिबंधन का उदाहरण है? देखिए CH4 बोल रहा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है आपका? C2H6। ऑप्शन सी क्या हो गया आपका? C3H4। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है आपका? C3H8। बोल रहा है क्या निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? मतलब क्या बोल रहा है कि त्रिबंधन कौन बनाता है? देखिए ये तो अल्केन है, ये तो एकल बंधन बनाएगा, ये भी C2H6 ये भी एकल बंधन बनाएगा, ये क्या 3 दूनी 6 2 8 ये भी एकल बंधन बनाएगा, ये आपका क्या बनाएगा? त्रिबंधन बनाएगा। ये कैसा बॉन्ड बनाएगा? त्रिबंधन बनाएगा। जैसे देखिए C3 है ना, 1 2 3, ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है। तो देखिए ये कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंधन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा। अगर C2H6 का अगर लीजिएगा तो हर जगह सिंगल बॉन्ड होगा, C2H6 है ना। ये क्या हो गया? C2H6। तो ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या एकल बंधन हुआ, और यहाँ देखिए कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंधन हुआ, और CH4 है तो CH4 में भी क्या एकल बंधन होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जो त्रिबंधन का उदाहरण है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C3H4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बोले कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है? देखिए कार्बोनिल बोल रहा है यहाँ पे, देखिए क्या बोल रहा है, बोले कार्बोनिल ग्रुप का जो है प्रतिकारक कौन है? इसका क्या प्रतिकारक बोले तो फंक्शनल ग्रुप। देखिए कार्बोनिल ग्रुप अगर बोले तो इसका क्या होता है? CO होता है। कार्बोनिल बोले या कीटोन बोले, याद रखिएगा, कार्बोनिल बोले या कीटोन बोले बात बराबर है। कार्बोनिल या कीटोन का प्रतिकारक या फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है आपका? CO होता है। और इसमें क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? देखिए एक पहले क्या दिया हुआ आपका? CHO दिया हुआ है, समझे कि नहीं? ऑप्शन ए। और ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है आपका? CO। ऑप्शन सी क्या दे दिया हुआ है आपका? COOH। ऑप्शन डी क्या दे दिया होगा? ईथर। ठीक है, देखिए ये किसका प्रतिकारक है? ये आपका क्या अल्डिहाइड का है। किसका है?
एल्डिहाइड का है, और ये आपका किसका होगा, कीटोन का होगा, किसका होगा, कीटोन का होगा या कार्बोनिल का होगा, ठीक है। और ये आपका किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कोई डाउट्स नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग का बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम में इस तरह है। इस ये वाला जो है ना, आप मान के चलिए कि एक ऑब्जेक्टिव ये सब से आप लोग का बोर्ड एग्जाम में रहना ही है, फिक्स है, 100%, भागता नहीं, क्योंकि हर बार हर एक बोर्ड एग्जाम में रहता है आपका। देखिए COOH हुआ, फंक्शनल ग्रुप COOH हुआ, CHO हुआ, CO हुआ, NH2 हुआ, OH हुआ, समझे कि नहीं, अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये सब फंक्शनल ग्रुप का प्रतिकारक रूप पूछ ही देता है। कभी आपको क्वेश्चन में क्या बोल जाएगा, क्या इथेनॉल बोलेगा, क्या इथेनॉल बोलेगा, इथेनॉल का प्रतिकारक रूप बताए। तो अब देखिए इथेनॉल में ये लास्ट में क्या आ रहा है, OL आता है, तो OL आ रहा है तो आपका ये क्या हो रहा है, अल्कोहल हो रहा है। अल्कोहल का क्या होता है, OH, तो इसका प्रतिकारक रूप क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बोले इथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या। अभी ये क्वेश्चन बना है, अभी ये क्वेश्चन सामने आ गया, देख रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, इथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, क्या बोल रहा है, इथेनॉल, इथेनॉल बोले इथेनॉल का क्या क्रियाशील मूलक, इथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है। देखिए इथेनॉल, इसको पहले हल कीजिए, आप सॉल्व कीजिए। इथेनॉल ये क्या है, आपका OL है, तो OL अगर आ रहा है तो किसके अंतर्गत आ रहा है, अल्कोहल, और अल्कोहल का क्रियाशील क्या होता है, मूलक OH होता है। तो इसका आंसर कहीं OH कहीं पे भी अगर देखिएगा वो सही आंसर होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है क्या, ऑप्शन ए OH दिया हुआ है, ऑप्शन बी CHO दिया हुआ है, ऑप्शन सी COOH दिया हुआ है, और ऑप्शन डी CO दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ठीक है। और CHO एल्डिहाइड का होता है, याद रखिएगा, एल्डिहाइड का AL होगा, एल्डिहाइड का क्या होगा, AL होगा। यहाँ बीटा इथेनॉल दिया हुआ है ना, यहाँ पे अगर देता इथेनॉल, तो इथेनॉल अगर ये देता तो ये आपका किसका होता, अल्डिहाइड होता, क्या होता, अल्डिहाइड का क्या होता है आपका, CHO होता है, ठीक है। उसी तरह आपका क्या COOH है, उसी तरह आपका कीटोन है, ठीक है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है। तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 18 बोला कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, इथाइल अणु C2H5OH, ठीक है। इसमें से कोई दिक्कत है, नहीं है। अब देखिए अलग मार्कर यूज़ करेंगे ताकि आप लोग को क्या लगे, बोर्ड में दिखाई पड़ेगा साफ साफ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, ठीक है। इसको ध्यान से समझना है। आयनिक यौगिक क्या होता है और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है। आयनिक यौगिक क्या होता है, जब कोई मेटल और नॉन मेटल आपस में मिला हुआ रहेगा उसको आयनिक यौगिक बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे आपका जो बनता है ये CH4 C2H6 C3H8, तो इस सब को हम लोग आयनिक यौगिक नहीं कहेंगे, इसको आयनिक यौगिक नहीं कहा जाता है। अब आयनिक यौगिक किसको कहा जाएगा, जिसमें मेटल और नॉन मेटल मिला हुआ रहेगा उसे क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक बनेंगे, बोलेंगे। जैसे कि CaCl2, देखिए इसमें ये क्या मेटल, इसका 2 प्लस है और इसका 2 माइनस है, इसमें क्या मेटल है और नॉन मेटल है, तो ये क्या आयनिक यौगिक हुआ। देखिए NaCl, ये क्या आपका मेटल है और ये क्या है आपका, सॉरी, जिसमें आयन के द्वारा जो है ना, जो वैसा एलिमेंट जो आयन के द्वारा बनता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आयनिक यौगिक बोलेंगे। जैसे इसका कितना +1 चार्ज होता है और इसका माइनस, और ये प्लस और माइनस मिलके क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है, क्या NaCl। तो ये देखिए आयन है, हुआ कि नहीं हुआ, सोडियम के ऊपर प्लस और क्लोरीन के ऊपर माइनस, तो ये भी एक क्या है, आयन है, ठीक है। तो ऑप्शन बोला कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। देखिए ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, CH4, ऑप्शन बी दिया हुआ है क्या,
CO2, ऑप्शन सी दिया हुआ है क्या CaCl2, और ऑप्शन डी दिया हुआ है क्या NH3। तो आयनिक कंपाउंड क्या, देखिए ये वाला कंपाउंड जो है ऑप्शन सी, ये आयन के द्वारा बनता है, क्योंकि Ca के ऊपर क्या +2 चार्ज और Cl के ऊपर -1 चार्ज, तो एक क्लोरीन के ऊपर एक माइनस चार्ज, तो उसके पास 2 क्लोरीन है तो कितना 2 माइनस चार्ज हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, इनमें कौन सा यौगिक NaHCO3 में संतृप्त जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके फतफताहत के साथ CO2 गैस मुक्त करता है। ठीक है, मतलब कि जल्दी कौन CO2 गैस मुक्त करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा इथेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा CH3COOH। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आप लोग का PDF जाएगा, मैं क्वेश्चन बोलूँगा तो इसका PDF भी मैं क्या सेट कर देंगे उसमें वीडियो में, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या, क्वेश्चन नंबर 21 को समझने वाला चीज़ है। बोला क्या, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, देखिए अभी ये टिक टिक ही बोल रहा है, क्योंकि अभी मैं लगभग 12:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को फिर से सुनिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है क्या कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही तो इसका अर्थ क्या होता है। देखिए अभी जब भी अगर घर में अगर खाना बनता हो तो आप लोग देखे होंगे कि बाहर से अगर अंदर से अगर कोई बर्तन में अगर कोई खाना बना रहा है तो नीचे अगर काला पड़ रहा ज़्यादा, इसका मतलब आग सही से नहीं जला है, समझे कि नहीं। आग अगर सही से नहीं जलता है या उस जलावन जो है धुआं अगर ज़्यादा मारेगा तो वो खाना बनाने वाला जो जिसमें भी खाना अगर बनाते हैं जो भी कंटेनर रहेगा उसका नीचे वाला भाग देखिएगा अक्सर बहुत ज़्यादा काला हो जाता है। तो क्या बोल रहा है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ होता है, ऑप्शन ए भोजन पूरी तरीके से नहीं पक रहा है, ऑप्शन बी ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है, तो क्या ऑप्शन बी हो जाएगा ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है। अगर आग अगर सही से अगर जलता ना तो जो जिस कंटेनर में आप खाना बना रहे हैं वो उसका तली जो है बाहर से जो है काला नहीं पड़ता। अगर ईंधन अगर सही से अगर जल रहा है तो काला नहीं पड़ेगा, और अगर ईंधन अगर सही से नहीं जल रहा है तो जिसके ऊपर जो खाना बनाते हैं उसका तली में क्या काला पड़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी आंसर से होगा। उसके बाद ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। देखिए ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है वो क्या होता है C6H12O6 होता है। ठीक, कहीं पे भी अगर देखिएगा तो उसको ऑप्शन मारिएगा। उसके बाद एक होता है कि आपका शुगर चीनी का क्या होता है C12H22O11, ये किसका होता है शुगर का होता है, चीनी का होता है। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। कैल्शियम कार्बाइड जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा ना तो वो इथेन देगा, याद रखिएगा। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा आपका इथेन देगा। जल बोले तो आपका क्या हो जाएगा H2O। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि Al4C3 के जल है ना, Al4C3 के जल अपघटन से बनता है। देखिए इसको Al4C3 जल के अपघटन से, जल बोले तो H2O के अपघटन से। ठीक है, अपघटन से क्या बनता है, इसका अपघटन से आपका क्या बनेगा CH4 मीथेन, याद रखिएगा क्या बनेगा CH4 मीथेन बनेगा अपघटन से। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला, लास्ट क्वेश्चन ले रही है। ठीक है, ये आपका क्या लगभग हम और भी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, तो ये अभी लास्ट क्वेश्चन है। बोले पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है तो इसका जो है समायपता कितना होगा, संरचनात्मक समायपता कितना होगा, किसका पेंटेन का बोल रहा है। ठीक है, मैं इसको पहले थोड़ा रब कर लेता हूँ ताकि थोड़ा जगह बच जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 25 था वो को लिखे C5H12 इसका जो है समायपता कितना होगा, संरचनात्मक समायपता कितना होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ होगा आपका क्या 3, ऑप्शन बी दिया होगा क्या 2, ऑप्शन सी दिया होगा क्या 4 और ऑप्शन डी दिया हुआ होगा क्या
5 जितना भी। देखिए मैं आप लोग को एक ट्रिक्स बताया क्या, समायफ्ता निकालने का एक ट्रिक्स क्या था, 111 235 9 18 35 75। तो कार्बन की संख्या 1 रहने के लिए समायफ्ता 1 होगा, कार्बन की संख्या 2 रहने के लिए समायफ्ता 1 होगा, कार्बन की संख्या 3 के लिए समायफ्ता 1, कार्बन की संख्या 4 के लिए समायफ्ता 2 और कार्बन की संख्या 5 के लिए समायफ्ता 3। तो यहाँ देखिए कार्बन की संख्या कितना है 5, 5 के लिए समायफ्ता कितना हो जाएगा, 5 के लिए समायफ्ता कितना हो जाएगा 3, 3 कहाँ है ऑप्शन ए। ठीक है, तो देखिए C5H12 के लिए समायफ्ता कितना होता है आपका 3 होता है, 3 होता है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।